काफी देर तक वैसे ही अपने बेड पर लेटी रही। उसे वक्त का कोई अंदाजा नहीं था। तभी खिड़की का दरवाजा धीरे से टकराने की आवाज कानों पर पड़ते ही झट से आंखें खोलकर उसने खिड़की की तरफ देखा। बेड से सटी खिड़की पर लगा कांच का दरवाजा आधा खुला होने के कारण हवा के हल्के झोंकों से सफेद रंग का पर्दा किसी कटी पतंग की तरह आहिस्ता आहिस्ता झूलता दिखाई देने लगा। दिन भर धूप होने के बावजूद रात के वक्त काफी ठंडी हवाएं आधी खुली खिड़की से आती हुई उसको महसूस होने लगी। बेड के सामने वाली दीवार पर लगे बल्ब की हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे के भीतर फैली हुई थी। बेड पर लेटे ही सोनाली हवा से झूलने वाले उस पर्दे की हरकत देखने लगी। मन कर रहा था हाथ आगे बढ़ाकर उस पर्दे को छू ले। कुछ देर पर्दे की हरकत देखते हुए उसने अपना दाया हाथ आगे बढ़ाया और पर्दे को छूने की कोशिश करने लगी, पर वो पर्दा उसके हाथ नहीं आ रहा था। मानो जैसे वो रेशम का पर्दा ना होकर सफेद धुआं हो जो खिड़की के पास उस जगह मंडरा रहा हो। वो थोड़ी हैरान हो गई। वो धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी। तभी झटके से उसके कमरे की लाइट चली गई। ये लाइट कैसे चली गई? खुद से ही बात करते हुए उसने खिड़की से बाहर नजर डाली। पूरा इलाका जैसे अंधेरे में डूबा नजर आ रहा था। पूरे इलाके में किसी घर के अंदर तो क्या, बल्कि रास्ते पर बिजली के खंभों पर भी लाइट नजर नहीं आ रही थी। शायद कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, इसलिए पूरे इलाके की बिजली चली गई। खुद से बात करते हुए उसने अपने कमरे में नजर घुमाई। पूरा कमरा जैसे अंधेरे में डूब गया था, पर आसमान में चमकते चांद की खिड़की से आने वाली सफेद रोशनी बेड पर लेटी सोनाली पर ही पड़ी थी। लेकिन उस रोशनी में जैसे एक अजीब सी चुभन उसे महसूस होने लगी। बेड के सामने कुछ ही कदमों पर लकड़ी का टेबल था, जिस पर हमेशा मोमबत्ती, माचिस की डिबिया और अलार्म की घड़ी रखी हुई होती है। मोमबत्ती जलाने के लिए वो बेड से उठने ही वाली थी कि एकदम से हैरान रह गई। ऐसा लगा जैसे वो अपने कमरे में नहीं बल्कि किसी अनजान जगह है। एक अजीब सी बदबू अचानक से उसके नाक के अंदर गई, जिससे 2-3 बार खांसते हुए अपने हाथों से मुंह को ढक लिया। ये हो क्या रहा है? और ये जगह कौन सी है? खुद से ही बात करते हुए वो हैरान होकर अपने चारों ओर देखने लगी। अब तो खिड़की से आने वाली रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी। उससे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उस कमरे में कहीं पर भी खिड़की नहीं थी। मानो किसी बड़े से काले अजगर की तरह लगने वाले उस काले घने अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया हो। गहरा अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। वो अपने पैरों से ही जमीन टटोलते हुए एक एक कदम संभाल कर रखने लगी। तभी उसका अगला पैर किसी चीज पर पड़ गया। अपने पैर के नीचे पड़ी वो चीज हाथों से टटोलते हुए उठाई। हाथ में लेकर देखा तो वो टॉर्च थी। उसने जैसे ही टॉर्च ऑन की, टॉर्च से निकलने वाली सफेद रोशनी की लकीर कमरे में इधर उधर घूमने लगी। बड़ी अजीब सी जगह थी, एक बिल्कुल खाली कमरा। उस कमरे में ना ही उसका बेड था, ना उसका लकड़ी का टेबल, ना किताबों की अलमारी, ना दीवार पर लगे पोस्टर। सिर्फ एक अजीब सा बदबूदार खाली कमरा। वो हैरानी से एक एक कदम चलते हुए कमरे के भीतर टॉर्च की रोशनी में नजरें घुमाने लगी। तभी एक कोने में कुछ दिखाई दिया। टॉर्च की रोशनी में उसने गौर से देखा। वह जमीन पर पड़ी चीज डिजिटल कैमरा था। उस कैमरे को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वह डिजिटल कैमरा राहुल का था, जो उसके साथ ही गायब हो गया था। कैमरा उठाने के लिए वो धीरे से नीचे झुकी। डरते हुए उसने वो कैमरा हाथ में लिया ही था कि तभी किसी ने उसका हाथ झट से पकड़ा और अगले ही पल उसकी आंखें खुल गईं। कितना अजीब डरावना सपना था। खुद से बात करते हुए उसने अपना सर पकड़ा। शायद राहुल के बारे में ज्यादा सोचने की वजह से उसे ऐसे अजीब अजीब सपने आ रहे थे। लंबी सांस लेते हुए उसने खिड़की की तरफ देखा और सन्न रह गई। डर के मारे उसकी आवाज ही दब गई। वह डिजिटल कैमरा खिड़की में उसके बिल्कुल पास रखा हुआ था। अगली सुबह सड़क की दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड से कुछ बर्गर और आइसक्रीम लेकर दौड़ता हुआ
विवेक सड़क की इस तरफ आ गया। सबके हाथ में एक एक बर्गर और आइसक्रीम देते हुए उसने सोनाली की तरफ देखा। वो चुपचाप आंखें बंद करके बैठी रही थी। उसने कुछ भी खाने के लिए पहले ही मना किया था। बर्गर का एक बड़ा सा निवाला खाते हुए अतुल ने सोनाली से पूछा, पर वो डिजिटल कैमरा कहाँ पर है? पता नहीं, सोचा सुबह होते ही तुम लोगों को दिखाने ले आऊंगी, पर सुबह देखा तो कैमरा वहां पर नहीं था। कल रात देखा वो अजीब सा सपना सोनाली ने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। सोनाली की बात ध्यान से सुनते हुए अतुल ने पूछा, मतलब जो तुमने पहली बार देखा था वो सपना था, या दूसरी बार जो देखा वो सपना था, या फिर ऐसा तो नहीं कि तुमने दोनों बार सपने में ही देखी थी? क्योंकि अगर वो कैमरा तुमने अपने हाथों से टेबल पर रखा था तो वो तुम्हारे घर में ही कहीं होना चाहिए, तो वो गायब कैसे हुआ? पता नहीं, पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शायद राहुल की जान खतरे में है। पीछे की सीट पर सचिन के कंधे पर सर रखकर बैठी हुई राधिका ने आइसक्रीम खाते हुए सबसे पूछा, राहुल के बारे में पूछने के लिए उस इंस्पेक्टर ने किसी को कॉल किया था क्या? उसकी बात सुनकर सभी ने ना में गर्दन हिलाई। आगे की सीट पर आंखें बंद कर बैठा अतुल नाराज होकर बोला, यार सच कहूँ तो मुझे पुलिस वालों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि वो राहुल को ढूंढने की कोशिश भी करेगा। अगर तुम सब कहो तो क्यों ना हम खुद राहुल को ढूंढने की कोशिश करें? सचिन की बात सुनकर राधिका ने थोड़े गुस्से से उसकी तरफ देखा और गर्दन के इशारे से ही उसे ऐसा करने से मना किया। राधिका और सचिन एक दूसरे से प्यार करते थे। राधिका ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सचिन के साथ कोई भी बुरा हादसा हो, और उसका ये डर वाजिब था। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? विवेक भी सचिन की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा हुआ, पर सोनाली को उसका आइडिया पसंद आया। झट से अपनी आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखते हुए सचिन से पूछा, पर वो कैसे? सोनाली, तू भी इसके साथ पागल हो गई है क्या? मुझे लगता है अतुल ठीक ही कह रहा है। राधिका, राहुल पुलिस का दोस्त नहीं था, बल्कि हमारा दोस्त था। पुलिस को उसकी कोई फिक्र नहीं है। सचिन की बात सुनकर राधिका एकदम से चुप हो गई। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। सचिन ने दोबारा अपने दोस्तों की तरफ देखकर कहा, हम वहां जाएंगे, पर अपनी पूरी सुरक्षा लेने के बाद ही। हमारे साथ मोबाइल तो होगा ही, साथ ही साथ 2 एक्स्ट्रा कैमरा और एयरफोन, जिससे कॉन्फ्रेंस कॉल में हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। आखिर उससे क्या होगा? अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए सोनाली ने कहा, इससे हमें ये पता चलेगा कि उस जगह आखिर होता क्या है। सच कहा, हमें ये नहीं पता कि कितने लोग आज तक वहां से गायब हो गए हैं। हम इस बात को आज तक एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में देखते थे, पर आज हमारा दोस्त सचमुच वहां गायब हो गया है। पर मैं नहीं आ सकती। आप लोगों को मेरे पापा के बारे में पता है ना? राधिका ने इनकार किया, क्योंकि उसके पापा रात भर बाहर रहने की इजाजत नहीं देने वाले थे। गाइस, मैं इंटरनेट से उस जगह के बारे में और वहां रहने के लिए जो रूल्स हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लेता हूँ। अगले दिन पुलिस की वैन उसी बंगले के बाहर खड़ी थी। ड्राइवर सीट पर बैठा हवलदार गाड़ी की खुली खिड़की से ही बंगले के भीतर जाते हुए इंस्पेक्टर साहब और 2 हवलदारों को देख रहा था। पुलिस की टीम उस बंगले का मुआयना करने पहुंची थी। पूरा बंगला छान मारा, एक एक रूम, एक एक कोना अच्छी तरह से देख लिया। काफी अजीब सी जगह थी। किसी खाली कमरे के भीतर नाखूनों के खरोंचने के निशान, कुछ आधी जली मोमबत्तियां, दीवारों के ऊपर अजीब सी डरावनी आकृतियां, जैसे किसी शैतानी ताकत की होने के चिन्ह लग रहे थे। पूरा बंगला अच्छे से देख लिया, पर राहुल के होने का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक बात जरूर इंस्पेक्टर साहब और उनके हवलदारों ने महसूस की। उस बंगले के भीतर किसी के ना होकर भी होने की मौजूदगी उन्हें साफ साफ महसूस हो रही थी। वो अकेले किसी भी कमरे में जाते हैं तो उन्हें साफ साफ महसूस होता था कि उनके पीछे भी कोई आ रहा है, मगर पीछे देखने पर कोई नहीं होता। कमरे में सन्नाटा होने के बावजूद किसी के होने का एहसास पल पल हो रहा था। बाहर सूरज की आग उगलती कड़ी धूप होने के बावजूद भीतर एक अजीब सी ठंडक शरीर महसूस कर सकता था। काफी देर तफ्तीश करने के बाद इंस्पेक्टर और उनके कांस्टेबल बंगले से निकलकर पास में ही खड़ी पुलिस वैन के पास पहुंचे। दोबारा पीछे मुड़कर
बंगले की तरफ देखते हुए कांस्टेबल ने कहा, साहब, ये जगह कुछ अजीब सी लागे है। इस बंगले के अंदर कुछ भी नॉर्मल नहीं लागे है। मैंने इस बंगले की पूरी हिस्ट्री पता कर ली है। एनीवे, इसके बारे में हम इत्मीनान से बात करेंगे। पर कब बताएंगे साहब? अगर दोबारा कोई गायब हो जावे है तो क्या मन्ने फिर बतावे हैं आप? उनकी गाड़ी धीरे धीरे जंगल के डरावने माहौल से बाहर निकलने लगी। इधर सब दोस्तों ने तैयारी पूरी कर ली थी। जिसे जो जिम्मेदारी दी गई थी वह उसे पूरा करने में जुटा था। इस कहानी के लेखक हैं संजय कांबले।